हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट पे। जो आपकी क्लास होने वाली है षष्ठी 2025 की होने वाली है, तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी जो भी क्लासेस हो सारे क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए, अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और ये भी आपको टारगेट लेके चलना है कि मेरा 120 प्लस रहे, तभी आपका 90% निकल सकता है। अगर आपको यह टारगेट लेके चलेंगे ना, तो 100 प्लस या 90 प्लस आपका ज़रूर आ जाएगा। अगर जॉब लेनी है ना, तो चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सबको 90 नंबर चाहिए ही। चलते हैं क्वेश्चन पे, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो संस्कृत, देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख 3 भाषाओं में लिखे गए थे, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक। मुख्य रूप से किस में लिखे गए थे? तो खरोष्टी में लिखे गए थे मुख्य रूप से, और ब्राह्मी में लिखे गए थे मुख्य रूप से, याद रखिएगा। और ज़्यादातर अभिलेख पूछा जाए, अगर ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुधार आंदोलन को उनके नेताओं के साथ मिलान करिए। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु घासीदास ने की थी। 1820 के दशक में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो छत्तीसगढ़ से हुई थी इसकी शुरुआत। और स्वत्व शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 के महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। और एक कैसा सामाजिक सुधार था? तो एक सामाजिक संगठन सुधार आंदोलन था। इसका मकसद था समाज के कमजोर वर्गों को शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। और मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरुआत की थी? तो B.R. अम्बेडकर ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1927 में हुई थी। इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद था कि निचली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दिलाना था। और स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो पेरियार ने किया था। E.V. रामास्वामी ने किया था। 1920 के मध्य में शुरू हुई थी। इसका मकसद क्या था? तो जातिगत भेदभाव को खत्म करना। जैसे पेरियार का मानना था कि ब्राह्मण धर्म का इस्तेमाल निम्न वर्णों के शोषण के लिए किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? तो समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, विभाजन, उत्तरजीवी की आप बीती, यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, राजा रुद्र दमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। तो क्या हो सकता है द्वितीयक स्रोत? तो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं जैसे पत्रिकाएं हो गया, समाचार पत्र हो गया, समीक्षा, निबंध, आत्मकथाएं और टिप्पणियों की व्याख्या या समीक्षा, ये सभी द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आती हैं, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जैसे साक्षात्कार, शोधकर्ता लोगों या समूहों से सीधे बात करके जानकारी को इकट्ठा करते हैं, तो वह हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आ जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है? जैसे साक्षात्कार, अवलोकन, प्रयोग, ये सभी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। ये सभी पॉइंट लिख लीजिएगा, सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में C-TET में आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में अवसर समानता, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14, 15
या 16 और 17 ये सभी समानता का अधिकार दिया गया है इसमें। यह अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है क्या होना लागू है? तो प्रतिनिधि की अनुपातिक व्यवस्था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों द्वारा विरासत की निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन किया जाता था? तो पैतृक संपत्ति का ज्येष्ठाधिकार नियम, सामुदायिक विरासत, स्व अर्जित बिना वसीयतनामा। तो क्या किया जाता था मुगलों में? क्या प्रथा थी? मुगलों में सामुदायिक विरासत प्रथा थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा आंसर सही हो जाएगा। सामुदायिक उत्तराधिकार की प्रथा का पालन किया जाता था। इसका मतलब था कि साम्राज्य के हिस्से को सभी पुत्रों में बांटा जाता था सामुदायिक प्रथा में। और ज्येष्ठाधिकार में क्या होता था? तो ज्येष्ठाधिकार की प्रथा में क्या होता था? सबसे बड़ा बेटा जो था उसको पिता की संपत्ति का अधिकार होता था ज्येष्ठाधिकार में। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो खेती के साथ, दुग्ध सहकारिता के साथ, कॉल सेंटर के साथ, चीनी मिट्टी बर्तन बनाना। तो किसके साथ मौसमी बेरोजगारी जोड़ी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कृषि के साथ मौसमी बेरोजगारी जोड़ी जा सकती है। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेल निर्माण, सेल चक्र, सेल परिवर्तन, सेल अपघटन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेल चक्र कहते हैं। सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के बदलने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। जैसे द्रवित मैग्मा ठंडा होकर अग्नेय सेल में बदल जाता है और उसके बाद अग्नेय सेल टूटकर अवसादी सेल में बदल जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? तो तापमान और दबाव की वजह से अग्नेय और अवसादी सेलें टूटकर वह कार्यांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती हैं। सेल 3 तरह की होती हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कार्यांतरित सेल। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना या गिरना क्या कहलाता है? तो तरंगे, सुनामी, ज्वार-भाटा, महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय जल लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो वह ज्वार-भाटा कहलाता है। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्वार-भाटा यह क्यों होता है? तो यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ज्वार-भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ऐसा होता है। ज्वार-भाटा समुद्र जल की ऊर्ध्वाधर गति है, ये भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? तो भारत का सड़क मानचित्र, भारत के पर्वतों का मानचित्र, गांव के खेतों का मानचित्र, भारत के राज्यों का मानचित्र। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत सड़क मानचित्र हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सीई का प्रयोग क्या होता है? तो कॉमन एरा, क्रिश्चियन एरा, समकालीन एरा, नैर्तक एरा। तो सीई का प्रयोग होता है कॉमन एरा से। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एडी का मतलब होता है, तो एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, और बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी?
तो ज्योतिबा राव फूले, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, वीरेश लिंगम पुतुल। किसने शुरू किया था विधवा गृह स्थापना? तो पंडिता रमाबाई ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिता रमाबाई एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थी। उन्होंने विधवाओं को आर्थिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने उन विधवाओं की मदद की जो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना भी की 1893 में। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया? पेशावर और मालवा, पेशावर और मथुरा, पेशावर और वाराणसी, पेशावर और उज्जैन। तो कुशाणों ने शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था, वह था पेशावर और मथुरा से किया था। इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया, तो वह कौन से राजा थे? चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान, पल्लव प्रधान। तो दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था, वह थे राष्ट्रकूट प्रधान। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ नामक क्यों किया जाता था? हिरण्यगर्भ नामक जब अनुष्ठान किया जाता था तो माना जाता था कि बलिदान करने वाले क्षत्रिय रूप से पुनर्जन्म होता है, भले वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान हैं। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद में शिलालेख में कहा गया है कि भगवान ने उन्हें राजा के रूप में चुना था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर रख के दफनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। यह क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो भी नए हों वह सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे और प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तब तक डेली उसका रिवीजन करते रहिए।